शुक्रिया राजीव साहब। सबसे पहले तो अ, बधाई इस देश को कि बहुत शांति से ये जमावड़ा निपट गया, मेहमान नवाजी पूरी हुई और लोग वापस गए। और मुझे राहत ये है कि अब इस शहर का गरीब वापस अपने घरों में, अपनी झुग्गियों में, अपने ठिकानों पर आ सकेगा। और जो उसको सांस लेना भी मुश्किल कर दिया गया था पर्दे लगा करके, जिस तरह से उसे बाड़ा बंद किया गया था, गेटवाइज किया गया था, वो व्यवस्था जो है अब वो उस व्यवस्था को, उस पर्दे को तार तार करके वो बाहर आ सकता है, खुले में सांस ले सकता है। खुदा ना खास्ता कोई घटना घट जाती तो किस तरह की धरपकड़ होती और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा किस तरह से हमारी एजेंसियां सताती। तो मैं तो सबसे पहले उन लोगों के लिए खुश हूँ कि अब वो वापस अपने ठिकानों पर आ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकेंगे। रोजी रोटी उनकी रुक गई थी, वो सब शुरू होगा वापस से। आपने कहा क्या ध्रुवीकरण की राजनीति। राजीव साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में दोनों पक्ष एक दूसरे से सामने से मुकाबला करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आरएसएस अपने आप को केचुल उतार करके थोड़ा सा गांधीवादी, थोड़ा सा मानवतावादी, थोड़ा सा बहुसंस्कृतिवादी बना करके पेश करे और हम ये हो जाने दें। ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि एक फाशिस्ट फोर्स के साथ एक लिबरल और सबको साथ लेकर चलने वाली जमात की दिखे कि ये जमात उनसे भिड़ के जीती है, अपने मूल्यों पर खड़े रह के जीती है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं कि देश की राजनीति कैसी होगी, देश की राजनीति बिल्कुल इस तरफ बढ़ रही है जहाँ चारों गांधियों की आवाज़ें एक हो रही हैं। मेनका की मजबूरी है, वो एक पुरानी हिस्ट्री उसको छोड़ दें, लेकिन चारों गांधी जो इस वक्त सही मायने में सक्रिय है राजनीति में, उनकी आवाज़ एक हो रही है और सिर्फ उनकी आवाज़ एक नहीं हो रही है, उसका रेजोनेंस देखिए, उसकी प्रतिध्वनि आप देखेंगे विदेशी मीडिया में, उसकी प्रतिध्वनि आप देखेंगे विदेशी बुद्धिजीवी सर्कल्स में, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए हैं, जहाँ जहाँ विदेशों में जाकर के बात हुई है, तो जो जो उनकी ऑडियंस है, वो ऑडियंस उनसे वो सवाल नहीं पूछती है जैसे हाउडी मोदी में सवाल पूछे जाते हैं। जबकि हाउ प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री से सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे बिजनेस वाले मतलब वो संबंध पूछने, वो सवाल पूछने चाहिए थे जो उनकी कुर्सी को शोभा देते हैं। उनकी कुर्सी को छोटा करने वाले सवाल पूछे गए थे और उनसे उनको बताया गया था, बड़ा रोमांटिक सा एक माहौल बनाया गया था। और आपको याद है जो यहाँ से लोग गए थे जिन्होंने वो सवाल पूछे और फिर वो चेहरे भी बाद में पता चले कि वो हर जगह बुलाए जाते हैं। और वो गुजरात से कुछ लोग इकट्ठे किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, बाकी सब जगह यही हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जो राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके वो जवाब जो दे रहे हैं वो तो हैं ही शानदार, और वो सादगी के साथ हैं, बिना किसी 56 इंच का सीना और लाल आंख और ये वाली जुमलेबाजी के बगैर हैं। वो सादगी के साथ हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं कि एक विपक्ष का अगर नेता है तो उसको वैसे ही बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, और कम से कम ये जो ऑडियंस है ये जेन्युइन ऑडियंस है। आपको पता है मुस्लिम परसिक्यूशन पर, माइनॉरिटी परसिक्यूशन पर सवाल पूछे गए। आपको पता है चाइना के साथ जो मामलात हैं उनसे सवाल कल के मीडिया का जो उनका इंटरेक्शन था उसमें पीछे पूछे गए। पेरिस में आज जो स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, युवाओं से बातचीत हो रही थी, उसमें जो सवाल पूछे गए वो सारे वो सवाल थे जो हमारा देश और हमारा पूरा खित्ता जो सब कॉन्टिनेंट है वो फेस कर रहा है। तो एक बात तो ये है कि दुनिया में अभी नीर शीर करने की समझ बाकी है। तो ये है मीडिया का, जहाँ तक सवाल है, उसने ये सारी चकाचौंध और ये जो सारी भगत थी, जो पैम्परिंग थी, उसको किनारे करके भारत में रहते हुए विदेशी मीडिया ने, जापानीज टीवी ने, अल जजीरा ने, यूएस की मीडिया ने, प्रिंट ने भी और दूसरे मीडिया ने भी, सब ने उनको छोड़ा नहीं था। और ये बताया था, आपने अभी अपने प्रस्तावना में कहा था कि इसके बाद सीधे वो चुनावी मोड में आएंगे। पूरे G20 को सारी दुनिया ने चुनाव प्रचार के तौर पे देखा और उस विदेशी मीडिया ने उसको यहीं से रिपोर्ट किया। ये वो विदेशी मीडिया था जिस पर हमारी आपकी बस नहीं चल सकती है, और वो मीडिया ये समझ रहा था। आप ये बताइए कि सिर्फ वहाँ एयरपोर्ट से ले करके बाइडन जहाँ रुके हुए थे, और जो ये था भारत का जो जगह थी जहाँ पर प्रगति मैदान, वहाँ तक में इन्होंने कितने हज़ार पोस्टर अपने लगाए और अपनी तस्वीरें लगाई। तो
अभी एक मैं कार्टून या एक मीम देख रही थी कि बाइडेन ने इसलिए उनको झप्पी ली, ही वांटेड टू चेक कि ये भी पोस्टर ही तो नहीं है जो इतने पोस्टर वो देख रहे हैं, तो ये वाला सही है, रियल है, कि या ये भी मेरे सामने पोस्टर ही खड़ा हुआ है। क्योंकि जहां नजर जाए, जिधर नजर जाए, आपके लिए मुमकिन नहीं था बचना कि आप नरेंद्र मोदी से आंखें चार ना करें। तो ये देश की जनता, आम जनता ये बातें कर रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को वो करना, बताना। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो हिंदू सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, विचारधारा के बारे में बात की, बड़ी मतलब खुश आइन बात है कि आप वो ये कह रहे हैं कि इतने हजारों सालों से जो ये विचारधारा और जो आस्था इतने बड़े जनमानस को समेटे हुए है, वो कायर नहीं हो सकती, वो गरीब पर हमला करने वाली नहीं हो सकती, उसमें नफरत नहीं हो सकती कि झुंड बना करके, भेड़ियों का सा झुंड बना करके हमला करो कमजोरों पर, एक अकेले पर। तो वो बिल्कुल। ये जो बात उन्होंने, तो ये एक सर्विस है, ये सेवा की है उन्होंने इस देश की आस्था की, कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं वो वहाँ वहाँ ये समस्या है, पता नहीं किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय किए गए, इस बार लगाए गए, जिनको ये नहीं मालूम था। ये बताऊं मैं आपको, पूरा राजघाट इस बार डूबा था, और 4-4 फीट पानी था राजघाट में, ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये नई बिल्डिंग है मंडपम की, ये डूब गई, इसमें निकास नहीं है। श्रीनगर में पहली बार लाल चौक बारिश में डूबा, मतलब ये चीज़ कभी होनी, जब से वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जिसकी आपने देखा होगा कि मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी, तो श्रीनगर भी डूबा था, लाल चौक का इलाका डूबा था। तो ये व्यवस्था, जहाँ जहाँ इन्होंने ये नया पूरा काम चल रहा है, और खुद जो नया अरीना बना है पार्लियामेंट और उसके आसपास का, वो इलाका भी डूबा था। तो कुछ ना अहली है, एक्सपर्टीज की कमी है, किसको दिया गया है ठेका, जिसको ये एक बेसिक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको निकास का रखना है। दिल्ली में इस तरह से पानी नहीं भरता था इन जगहों के ऊपर, प्रगति मैदान में तो बिल्कुल नहीं हम सोच सकते थे। तो ये जरूरी है कि इस पर बात हो, कि और बाद में इसकी जांच होगी, और ये बहुत सारी जांचें हैं जो होनी है, जो ना हो उसी की सारी कोशिश है कि किसी भी तरह से सत्ता से बाहर नहीं जाना है। उनके लिए ये लोकतांत्रिक वो म्यूजिकल चेयर नहीं है कि जब जनता आपको बाहर कर दे तो आप बाहर बैठ जाइए। वो बाहर बैठने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा हम 50 साल के लिए आए हैं, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा हम 50 साल के लिए आए। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने जो बात कही है विदेश में जाकर के, और जिस तरह से डीमिस्टिफाई किया है डिमोनेटाइजेशन को, अभी तक यहाँ पर एक इस तरह की बात थी कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं, अपने मन की करते हैं, बस वो तो चमत्कृत करते रहते हैं। इसके पीछे जिस तरह की कहना चाहिए कि एक अपराधी हरकत हुई है, इस देश के पूरे छोटा उद्योग को, मध्य उद्योग को ख़त्म करके एक धन्ना सेठ के हाथों सब कुछ भेजने के लिए, सब कुछ उसके हाथ में दे देने के लिए जो हुआ है, ये बात आप इसको गौर करिए। ये वहाँ पर राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन की जो व्याख्या की है वो बहुत अहम है, और वो देशवासियों के पास जानी चाहिए। ये किसी तानाशाह का, तुगलक का फरमान नहीं था, ये बहुत सोचा समझा था। हो सकता है हमें ये उनकी बेवकूफ़ी या अज्ञानता या चीज़ों को, अर्थशास्त्र को ना जानना लगे, लेकिन ये अर्थशास्त्र को ना जानना नहीं था। ये एक पूरा ऑपरेशन था कि ये उसी तरह का था जैसे कृषि की भूमि कॉरपोरेट को देनी है, उसके लिए जो कृषि कानून आ रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल में अपने बागीचों के सेब किसानों ने पानी में डाल दिए, उनको रेट नहीं मिल रहे हैं, और अंबानी अडानी के जो रेट्स आते हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा जो डिमोनेटाइजेशन था, ये जो हमारी एसएमई और एमएसएमई थी उनको बाहर करके, मैदान से खदेड़ करके बाहर करके, और धन्ना सेठों को अंदर लाने का एक कवायद थी। और ये बहुत अहम है, ये क्राइम अगेंस्ट नेशन है, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो इंडिया से परहेज़ है, जीतेगा तो इंडिया और वोट फॉर इंडिया का जो मामला है, आप यकीन करिए मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, और इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगवाई जाएगी। ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी ज़िंदा है उनके लिए, और ये उनकी